डॉक्टर महेश कुमार पालीवाल, सहायक आचार्य रसायन विज्ञान, बीएससी पार्ट सेकंड, थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट, लेक्चर थर्ड। बच्चों, आज हम ऊष्मागतिकीय साम्य के बारे में अध्ययन करेंगे और ऊष्मागतिकीय प्रक्रमों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले ऊष्मागतिकीय साम्य। यदि किसी तंत्र के अवस्था गुण समय के साथ परिवर्तित न हो रहे हों और तंत्र का अपनी परिपार्श्विक के द्वारा पदार्थ और ऊर्जा का विनिमय न कर रहा हो, अर्थात तंत्र यदि परिपार्श्विक से परिसीमा के द्वारा किसी प्रकार का ऊर्जा व पदार्थ का विनिमय नहीं कर रहा हो, तो उस तंत्र को हम ऊष्मागतिकीय साम्य तंत्र कहते हैं, अर्थात वह तंत्र ऊष्मागतिकीय साम्य में है। ये तंत्र तीन प्रकार के होते हैं, या ये साम्य तीन प्रकार के होते हैं। पहला है ऊष्मीय या तापीय साम्य। तंत्र में यदि सब तरफ ताप एकदम समान हो और समय के साथ परिवर्तित न हो रहा हो, तो वह तंत्र ऊष्मीय या तापीय साम्य में होगा। दूसरा आता है रासायनिक साम्य, केमिकल इक्विलिब्रियम। यदि तंत्र का संगठन सब तरफ परिवर्तित न हो रहा हो, तो वह तंत्र रासायनिक साम्य में होगा। इसी प्रकार से यांत्रिक साम्य होता है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। यदि तंत्र का अपनी परिसीमा के साथ पदार्थ का आदान प्रदान न हो रहा हो, तो तंत्र यांत्रिक साम्य में होता है। अब हम बात करते हैं ऊष्मागतिकीय प्रक्रम। ऊष्मागतिकीय प्रक्रम का प्रकारों का अध्ययन करने से पहले हम प्रक्रम की बात करते हैं। प्रक्रम उस पथ को कहते हैं जिस पर तंत्र की अवस्था का परिवर्तन होता है, अर्थात वह पथ या वह स्टेजेज जहाँ से तंत्र एक अवस्था से दूसरी अवस्था को प्राप्त करता है, उसे हम प्रक्रम कहते हैं। एक ऊष्मागतिकीय प्रक्रम कई प्रकार की परिस्थितियों में संपन्न हो सकता है। प्रमुख रूप से निम्न प्रकार के ऊष्मागतिकीय प्रक्रम होते हैं। सबसे पहला जो इसमें होता है वह समतापीय प्रक्रम। जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि इस प्रकार के प्रक्रम में, अर्थात तंत्र की एक अवस्था से दूसरी अवस्था को प्राप्त करने में ताप का समान होना आवश्यक है। इस प्रकार का प्रक्रम जो होता है वह आइसोथर्मल प्रोसेस कहलाता है। तो हम परिभाषा के रूप में इस प्रकार से कह सकते हैं, इस प्रकार के प्रक्रम में कोई परिवर्तन स्थिर ताप पर संपन्न होता है, अर्थात स्थिर ताप पर किया जाने वाला प्रक्रम समतापी प्रक्रम कहलाता है। वह इसके लिए dt बराबर 0 व du बराबर 0 होता है। T इक्वल टू ताप है और U का मतलब आंतरिक ऊर्जा है। ताप को स्थिर रखने के लिए तंत्र अपने परिपार्श्विक से ऊष्मा का विनिमय कर सकता है। दूसरा आता है समदाबी प्रक्रम, आइसोबैरिक प्रोसेस। इस प्रक्रम में कोई परिवर्तन स्थिर दाब पर संपन्न होता है, यानी कि dP इज इक्वल टू 0 होगा। दाब को स्थिर रखने के लिए तंत्र को कोई कार्य करना पड़ सकता है, यानी कि W का मान यह कोई आवश्यक नहीं है कि 0 हो ही। तीसरा आता है सम आयतनिक प्रक्रम। इस प्रक्रम में कोई परिवर्तन स्थिर आयतन पर संपन्न होता है, dV इज इक्वल टू 0। आयतन को स्थिर रखने के लिए तंत्र को कोई कार्य करना पड़ सकता है, यानी कि तंत्र सिस्टम कोई भी कार्य कर सकता है। चौथा आता है रुद्धोष्म प्रक्रम, एडियाबैटिक प्रोसेस। इस प्रक्रम में कोई परिवर्तन स्थिर ऊष्मा पर संपन्न होता है, अर्थात इस प्रक्रम में तंत्र न तो परिपार्श्विक से ऊष्मा ग्रहण कर सकता है और न ही परिपार्श्विक को ऊष्मा दे सकता है। अतः यदि कोई परिवर्तन ऊष्मा शोषी है तो परिवर्तन से तंत्र का ताप गिर जाएगा, और यदि कोई परिवर्तन ऊष्मा क्षेपी है तो उस परिवर्तन से तंत्र का ताप बढ़ जाएगा। बट dQ इज इक्वल टू ऑलवेज 0। पांचवा आता है चक्रीय प्रक्रम, साइक्लिक प्रोसेस। इस प्रक्रम में तंत्र परिवर्तनों की एक श्रृंखला से गुजरकर अंत में अपनी मूल अवस्था में आ जाता है। जैसा कि माना कि ABC
तंत्र की कई अवस्थाएं हैं, जहाँ ए मूल अवस्था है जिसमें P1, V1, T1 क्रमशः दाब, आयतन और ताप है। बी में दाब, आयतन और ताप अलग होगा। सी में दाब, आयतन और ताप अलग होगा। परंतु पुनः जब ये P1, V1, T1 हो जाता है तो वह पुनः उसकी अवस्था ए कहलाती है, यानी कि विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों से गुजरकर वह पुनः उसी अवस्था में आ जाता है। और जैसा मैंने पूर्व में कहा है कि किसी भी तंत्र की अवस्था को बताने के लिए उसके भौतिक गुणों से उसको बताया जाता है। अर्थात यदि ताप, दाब व आयतन उसका प्रथम अवस्था जैसा हो जाता है तो इस प्रकार के प्रक्रम को हम साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं, चक्रीय प्रक्रम कहते हैं। चक्रीय प्रक्रम के लिए आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन डेल्टा यू या डेल्टा ई व एंथैल्पी परिवर्तन का मान 0 होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि डेल्टा यू या डेल्टा ई और डेल्टा एच का मान चक्रीय प्रक्रम के लिए हमेशा 0 होगा। नेक्स्ट है उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। जैसा कि आपको पता है या पहले आपने नाम से लग रहा होगा कि उत्क्रमणीय प्रक्रम ऐसे प्रक्रम जो दोनों दिशाओं में हो सकते हैं, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम जो सिर्फ एक दिशा में हो सकते हैं। पर थर्मोडायनेमिक्स में यहाँ पर बहुत थोड़ा सा मामूली अंतर है। उत्क्रमणीय प्रक्रम वैसे तो होते हैं एक दिशा में ही, यानी कि आगे की तरफ ही वो होते हैं, परंतु उनमें थोड़ा सा परिवर्तन करके उन्हें पुनः भी वापस पुनः मूल अवस्था में या वापस उनको बैकवर्ड किया जा सकता है। जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा कि एक जो सैंड की डिब्बी होती है उसमें एक एक ड्रॉप सैंड गिरता जाता है या एक पार्टिकल नीचे गिरता जाता है। अगर एक पार्टिकल को वापस अपन डाल दें तो वापस पुनः मूल अवस्था में आ जाता है। पहले समय के लिए इस प्रकार का आपने देखा होगा। सबसे पहले उत्क्रमणीय प्रक्रम के बारे में अध्ययन करते हैं। यदि कोई प्रक्रम इस प्रकार से संपन्न करवाया जाए कि प्रत्येक क्षण तंत्र अपनी साम्य अवस्था से अनंत सूक्ष्म रूप से इनफाइनाइटली विचलित हो, तो ऐसे प्रक्रम को उत्क्रमणीय प्रक्रम अथवा आभासी स्थैतिक क्वासी स्टैटिक प्रक्रम कहा जाता है। इस प्रक्रम की पूर्णता की ओर बढ़ने वाली छोटी छोटी साम्य अवस्थाओं की एक ऐसी श्रेणी होती है जिसे परिपार्श्विक में कोई स्थायी प्रभाव हुए बिना अपनी पूर्ववत अवस्था में लाया जा सकता है। अर्थात इसमें बहुत सारी ऐसी श्रेणियां होती हैं या ऐसे बहुत सारे पद होते हैं जो कि परिपार्श्विक में बहुत या एकदम कम सूक्ष्म अंतर आने के बाद भी उन्हें पूर्ण मूल अवस्था में लाया जा सकता है। यानी कि ऐसे तंत्र को अगर पुनः मूल अवस्था में लाना है तो परिपार्श्विक पे बहुत ज़्यादा कोई नापनीय परिवर्तन नहीं होगा या मापनीय परिवर्तन नहीं होगा। यह एक ऐसा प्रक्रम होता है जिसे किसी भी दिशा में संपन्न किया जा सकता है। उदाहरण के लिए डैनियल सेल का हम उदाहरण लेते हैं। यदि सेल का ईएमएफ विरोधी ईएमएफ के बराबर होता है तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, क्योंकि यहाँ की ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स का मान जो होता है वो बराबर होता है। यदि सेल का ईएमएफ विरोधी स्रोत के ईएमएफ से थोड़ा सा अधिक होता है तो अभिक्रिया डैनियल के अनुसार होती है, अर्थात जिंक और कॉपर आयन की रिएक्शन कराते हैं तो जिंक आयन में बदल जाता है और कॉपर सॉलिड के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। परंतु यदि सेल का ईएमएफ विरोधी स्रोत के ईएमएफ से थोड़ा सा कम होता है तो अभिक्रिया विपरीत दिशा में संपन्न होती है, यानी डैनियल के अनुसार संपन्न नहीं होती। इसमें जिंक आयन जो है वो जिंक मेटल में कन्वर्ट होता है और कॉपर जो है वो कॉपर आयन में कन्वर्ट होता है। एक अन्य उदाहरण लेते हैं। माना कि हमारे पास एक सिलेंडर है, उसमें 1 मोल गैस भरी हुई है और उस सिलेंडर के ऊपर रेत रखी हुई है। अब हम इस गैस का
एक मोल आयतन में V1 से V2 अगर आयतन करना चाहते हैं तो एक समय हम एक पार्टिकल हटाना चाहते हैं और एक एक पार्टिकल हटाएंगे तो V1 से V2 आयतन करने में हमें अनंत पद लगाने पड़ेंगे या अनंत समय लगाने पड़ेंगे और इस प्रक्रम को होने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा और बहुत ज़्यादा पदों में संपन्न होगा। एक उत्कर्णीय प्रक्रम के लक्षण कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला लक्षण जो होता है, उत्कर्णीय प्रक्रम के दौरान किसी क्षण प्रेरक बल यानी ड्राइविंग फोर्स की तुलना में विरोधी बल जो होता है, अपोजिंग फोर्स जो होता है, वो अनंत सूक्ष्म कम या अधिक होगा और अनंत सूक्ष्म अंतर से ही प्रक्रम की दिशा को विपरीत किया जा सकता है। यदि ड्राइविंग फोर्स का मान अनंत सूक्ष्म ज़्यादा होगा तो वह आगे की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और अपोजिंग फोर्स का मान अगर थोड़ा सा अनंत सूक्ष्म रूप से अधिक होगा तो वह विपरीत दिशा में चला जाएगा। दूसरा जो लक्षण होता है उत्कर्णीय प्रक्रम का वह है प्रक्रम के दौरान पूरा समय तंत्र अपनी पारिपार्श्विक के साथ साम्य में रहता है, अतः अवस्था चरों में अनंत सूक्ष्म परिवर्तन से तंत्र अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट सकता है। तीसरा गुण जो होता है उत्कर्णीय प्रक्रम का वह है ये प्रक्रम अत्यंत मंद गति से संपन्न होते हैं। चौथा जो लक्षण है इनसे प्राप्त कार्य की मात्रा अधिकतम होती है, यानी कि इनमें कार्य जो होता है या कार्य की मात्रा जो होती है वह अधिकतम होती है। अनुत्क्रमणीय प्रक्रम वे एक प्रक्रम जिनमें तंत्र तथा उसके पारिपार्श्विक के अवस्था चरों में एक निश्चित अंतर रहता है, अर्थात एक दूसरे के साथ साम्य में नहीं रहते हैं। अनुत्क्रमणीय प्रक्रम आदर्श प्रक्रम नहीं होते क्योंकि इनसे इच्छित दिशा में व इच्छानुसार कोई कार्य संपन्न नहीं हो पाता। उदाहरण के लिए प्रकृति में चलने वाली समस्त प्रक्रम जैसे पेड़ से पत्तों का गिरना, पहाड़ से पानी का नीचे की ओर बहना, उम्र का बढ़ना, गैसों का उच्च दाब से निम्न दाब की ओर फैलना आदि। उम्र का बढ़ना यानी कि एक बार बूढ़ा हो जाता है तो उसको पुनः जवान नहीं किया जा सकता और पेड़ से अगर पत्ता गिर जाता है तो उसको वापस लगाया नहीं जा सकता। अब हम बात करते हैं उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय प्रक्रमों की तुलना। उत्क्रमणीय प्रक्रम जैसा मैंने पहले ही कहा है ये अत्यंत मंद होते हैं, जबकि अनुत्क्रमणीय प्रक्रम ये बहुत तीव्रता से संपन्न होते हैं। उत्क्रमणीय प्रक्रम ये कई छोटे छोटे सतत पदों द्वारा संपन्न होते हैं जो अनंत सूक्ष्म प्रेरक बल द्वारा प्रत्येक क्षण साम्य अवस्था ग्रहण कर लेते हैं। अनुत्क्रमणीय प्रक्रम ये एक या अधिक पदों में संपन्न होते हैं और पूर्णता प्राप्त कर लेते हैं। ये अनुत्क्रमणीय प्रक्रम किसी भी दिशा में संपन्न हो सकते हैं, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम एक ही दिशा में संपन्न होते हैं। उत्क्रमणीय प्रक्रम से अधिकतम कार्य प्राप्त किया जा सकता है, जबकि अनुत्क्रमणीय प्रक्रम से कार्य की मात्रा जो प्राप्त होती है वह थोड़ी कम होती है। उत्क्रमणीय प्रक्रम पारिपार्श्विक में कोई स्थायी परिवर्तन हुए बिना इनको प्रारंभिक अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है या इनकी प्रारंभिक अवस्था प्राप्त की जा सकती है, जबकि अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में परिपार्श्व में कोई स्थायी परिवर्तन हुए बिना इनसे प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त नहीं किया जा सकता। धन्यवाद।